अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 24 का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आपके शार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट लामार्क, उनके बारे में हमने पढ़ना होता है, लेकिन चूँकि शार्ट सिलेबस के अंदर हमें वो नहीं पढ़ना, तो उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका जिक्र एवोल्यूशन के हवाले से बहुत ही मोतबर है, very famous and very renounced personality regarding evolutionary world. He is Charles Darwin. प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डार्विन का जिक्र किया है। लामार्क का जो इससे पहले नजरिया था वो ये था कि कोई एक इंडिविजुअल अपनी जिंदगी में ही जो करैक्टर एक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है, वो फर्दर उसकी जेनेटिक्स में चलते चलते उसके ऑफ स्प्रिंग में, औलाद में मुंतकिल हो जाते हैं। उसकी इवोल्यूशनरी थ्योरी जो थी वो 1809 में पब्लिश हुई, जिस साल चार्ल्स डार्विन पैदा हुआ है। और चार्ल्स डार्विन कहाँ पैदा हुआ है? वेस्टर्न इंग्लैंड के एक इलाका शेरोजबरी के अंदर। कब? 1809। सो रिमेंबर दैट ये वो ईयर है जिस साल लामार्क की थ्योरी पब्लिश हुई थी। अब लामार्क की थ्योरी को हमने शार्ट सिलेबस में नहीं पढ़ना, सो उसकी थ्योरी को रद्द करने के लिए या उसकी थ्योरी के रद्द के तौर पर जब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी सामने आई तो इसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, ज्यादा सराहा गया। अब इसने काम क्या किया है? इसने एक ओवरऑल जितना भी वर्क किया है वो बायो जियोग्राफी के ऊपर मबनी है सारा का सारा काम। द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज आप लोग जानते हैं। सो इसने वर्ल्ड के अंदर एक एक्सपीडिशन, एक मुहिम के अंदर हिस्सा लिया है और मूव किया है, मतलब सैरो तफरी की है। यूरोप से चलते चलते ये इंडियन ओशन से चलते चलते ये साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका से चलते चलते एक आइलैंड के ऊपर इसने आकर स्पीशीज की कलेक्शन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज की कलेक्शन भी करता रहा। और इस अपनी एक्सपीडिशन के अंदर उसने फॉसिल रिकॉर्ड भी जमा किया। अब ये बहरी जहाज के ऊपर, जिस शिप के ऊपर इसने सफर किया था, उसका नाम है HMS बीगल, यानी आपके कोर्स के अंदर महज बीगल लिखा हुआ है। सो पूरा उसका नाम, बहरी जहाज का नाम था HMS बीगल। सो ये मूव करते करते टू साउथ अमेरिका आया और हर इलाके का फौना और फ्लोरा इसने एज ए सैंपल जमा किया ताकि देखा जाए कि जो स्पीशीज हैं वो बेसिकली साउथ अमेरिकन नजर आती हैं, और साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले जो स्पीशीज हैं वो दुनिया में बाकी जगहों पे पाई जाने वाली स्पीशीज से मिलती हैं किसी हद तक, लेकिन साउथ अमेरिका के अंदर जो स्पीशीज पाई जाती हैं वो 100% बाकियों से मैच नहीं करती। सो डार्विन का ये जो सैरो तफरी करने वाला काम था और बायोलॉजिकल सैंपल की कलेक्शन करने का काम था, ये एक बहुत बड़ा इसका कारनामा था, ये एक बहुत बड़ा इसके पास रिसोर्स था टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो इसने यहाँ ये जो मैंने एक छोटा सा आपको हाईलाइट करके एक जजीरा नुमा इलाका बताया है साउथ अमेरिका के साथ, इसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गैलापागोस आइलैंड। बेसिकली इसको यहाँ की जितनी भी स्पीशीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मुतासर किया। एक बड़ा पजलिंग क्वेश्चन इसके लिए था कि वो स्पीशीज किस चीज की थी। There were 13 types of finches. Dear students, finches birds होते हैं, जैसे ये sparrows होती हैं उस तरह की। So finches की 13 types इसने यहाँ पे कलेक्ट की या इसने देखा। अब वो finches जो साउथ अमेरिका में पाई जाती थी और जो गैलापागोस आइलैंड में पाई जाती थी उनमें ममासलत थी, मतलब सिमिलैरिटी थी, लेकिन जो खुद गैलापागोस आइलैंड के ऊपर सारी की सारी स्पीशीज मौजूद थी वो अपनी मिसाल आप थी। यहां से उसने ये परसीव किया कि मिलियंस ऑफ इयर्स एगो सारे के सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे, जब इनके ऊपर स्पीशीज जो हैं वो बिखर गईं और उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, स्टेयरिंग हुई, यानी मूव करके कॉन्टिनेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर। अब हर इलाका की इन्वायरमेंट अपनी अपनी होने की वजह से उन स्पीशीज के अंदर
अपने अपने तरीके के अडेप्टेशंस आई. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर वर फॉर्मेशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू द अडेप्टेशंस. ये उसका एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि जब चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस या हर इलाके के अंदर अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस बाकी रहीं तो उसकी वजह से अडेप्टेशंस आती चली गई और विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू स्पीशीज जो है उनकी ओरिजिन होती चली गई. अब ये तकरीबन हायर बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि इसने 5 years इस एक्सपीडिशन के अंदर अपना जो है वो टाइम लगाया, सैंपल कलेक्ट किए, फॉसिल रिकॉर्ड भी कलेक्ट किया और वहां के लिविंग स्पीशीज को भी देखा और उनको आपस में मैच करके भी देखा कि क्या डिफरेंस है. सो वहां से इसने वापसी का सफर इख्तियार किया. सो व्हेन ही रिटर्न टू ग्रेट ब्रिटेन इन 1836 ही परसीव मैनी सजेशंस. उसने काफी सारी परसेप्शंस दे दी जो उसने ये सैंपल कलेक्ट किए थे और उसने अपनी परसेप्शन की बेस पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अडेप्टेशंस आई या किसी जमाने में ये आइलैंड्स इकट्ठे थे, अब उनके ऊपर स्पीशीज बिखर गई लेकिन वो आपस में से एक दूसरे से अलग हो गए. इस चीज को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग. जब अलग अलग हो जाते हैं तो जाहिर है हर जगह पे इन्वायरमेंट अलग अलग था. खास तौर पे गैलापागोस आइलैंड जो था उसकी तवज्जो का मरकज बना और यहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट्स, यहाँ पे पाए जाने वाले रेप्टाइल्स, यहाँ पे पाए जाने वाले बर्ड्स ने उनको बड़ा मुतासिर किया और एज ए प्रूव उसने ये थ्योरी फार्मुलेट की कि न्यू स्पीशीज अराइजेस और अराइज ड्यू टू दी न्यू अडेप्टेशन. व्हाई दीज अडेप्टेशंस अकर्ड ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो इसने अपने सैंपल्स के ऊपर, इसने अपनी परसेप्शन के ऊपर 1840 तक काम किया और 1840 तक काम करते करते इसने एक ऐसे या एक मजमून लिख लिया और वो मजमून बहुत ही पॉपुलर हुआ बाद में. इसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड नेचुरल सिलेक्शन. अब इससे पहले कि डार्विन ने जो ऐसे लिखा था या अपना वर्क किया या अपना एक पेपर उसने राइट किया वो पब्लिश होता है एक और साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम जानते हैं अल्फ्रेड रसेल वेलेस के नाम से. याद रखना ये एक और साइंटिस्ट का नाम है. इससे पहले कि डार्विन अपनी थ्योरी पब्लिश करता, बिल्कुल इससे मिलती जुलती नेचुरल सिलेक्शन पर मबनी एक थ्योरी पब्लिश कर दी. किसने? अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने. जब वेलेस की ये थ्योरी सामने आई तो वो बिल्कुल उसी तरह से थी जैसे नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की हुई थी किसने? डार्विन ने. सो इसके बाद अब क्या होता है? इसके बाद ये हुआ कि डार्विन का ये काम सारा का सारा हैंड ओवर किया गया, सामने रखा गया किसके पास? एक सोसाइटी है लंदन की, दैट इज कॉल्ड लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन. सो लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन जो है उसको डार्विन ने अपना काम दिया. कब? जुलाई 1, 1858. अब लिनियन सोसाइटी ने इसके काम का जायजा लिया और उन्होंने देखा कि इसका काम जो है वो इससे प्रीवियस साइंटिस्ट का जो काम था लामार्क, उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा मोतबर था और काबिल कबूल था. सो उन्होंने नेक्स्ट ईयर इस डार्विन का किया हुआ काम एज ए थ्योरी पब्लिश किया जिसे आज हम जानते हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जुलाई 1, 1858 को इसका काम इस सोसाइटी के सामने रखा जाता है और इससे नेक्स्ट ईयर इसका वर्क पब्लिश कर दिया जाता है. अब डियर स्टूडेंट्स, इसके काम के अंदर मेन पॉइंट्स जो हैं यानी डार्विन के काम के अंदर वो क्या थे? 2 मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर इसकी पूरी की पूरी थ्योरी है. एक है डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस, यानी लाइफ जो है बेसिकली एक ट्री की शक्ल में ऊपर आई है. जैसे ये देखें ना, एक ट्री मैं ड्रा करता हूं. अब इस ट्री की मेन ट्रंक एक है, ऊपर से सब ब्रांचेस बन जाती हैं, फिर और सब ब्रांचेस बनती चली जाती हैं. डार्विन बिल्कुल ऐसे ही लाइफ को परसीव करता है कि जितनी भी आज स्पीशीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं, ये अगर पीछे से जाके ट्रेस की जाए तो इनकी ओरिजिन कहीं ना कहीं कॉमन है. सो ये बड़े ग्रुप्स की ओरिजिन कॉमन होगी, फिर इन ग्रुप्स की ओरिजिन देखें तो कॉमन, और पूरी लाइफ की ओरिजिन एक
मेन स्टेम के अंदर आकर कॉमन हो गई। इस तरह से वो कहता है लाइफ ऊपर की तरफ आई है, अडेप्टेशंस आती गई हैं, स्पीशीज न्यू बनती गई हैं, लेकिन जब इनको हम रिवर्स करके देखते हैं तो इनके ओरिजिन सेम है। दूसरा इसका पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन, कि कोई भी स्पीशीज जो होती हैं वो इन्वायरमेंट में पाए जाने वाली कैपेसिटी से ज्यादा अपनी प्रोडक्शन कर देती है। अब आप बड़े समझदार स्टूडेंट्स हैं कि आप समझ सकते हैं कि जब इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले रिसोर्सेस से ज्यादा इंडिविजुअल पैदा कर दिए जाते हैं तो अब उनमें स्ट्रगल आ जाती है, एक एफर्ट आ जाती है, एक कोशिश आ जाती है, किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए, कि जिंदा रहना है तो जिंदा वो रहेगा जिसने ज्यादा एफर्ट की, जिसने अपने लिए फूड शेल्टर का इंतजाम कर लिया। अब ये सर्वाइवल किस बेस पर मबनी है, कितनी स्ट्रगल कौन सी स्पीशीज करती हैं, और वो स्ट्रगल किस चीज पर बेस हैं, उनके अंदर पाया जाने वाला जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर अच्छा जेनेटिक मटेरियल है वो सरवाइव कर जाते हैं, और सरवाइव करते करते उनमें से क्या पैदा होती हैं? न्यू स्पीशीज। डियर स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट्स हैं डार्विन के डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी कि लाइफ एक हिस्ट्री लाइक अ ट्री है, और दूसरी चीज नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन के स्पीशीज इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर जाती हैं। अब जिंदा रहने के लिए उनके अंदर सर्वाइवल करवाने के लिए स्ट्रगल आ जाती है, और वो स्ट्रगल किस बेस पर मबनी है? जेनेटिक मटेरियल व्हाट दे हैव, और जिनके पास अच्छा मटेरियल है वो सरवाइव कर जाते हैं, जिसकी वजह से अडेप्टेशंस आते आते क्या बन जाती हैं? न्यू स्पीशीज। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम काम जो है डार्विन का, इसमें जेनेटिक्स को मद्देनजर रखा गया, लेकिन ये चीज हमें कब पता चलती है? जब मेंडल की थ्योरी, आप लोग जानते हैं मेंडल जेनेटिकिस्ट है और डार्विन कौन है? इवोल्यूशनिस्ट है। जब मेंडल और डार्विन के काम को रिकॉन्साइल किया गया, मिला दिया गया, तो एक न्यू थ्योरी बनाई गई जिसका नाम है नियो डार्विनिज्म। इसका दूसरा नाम है नियो डार्विनिज्म और द मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस। ये मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस इसलिए कहलाता है कि जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स का नॉलेज सामने आया कि हाउ मच वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस आर देयर विद इन द मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, और किस तरह से वो जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं उनको मुख्तलिफ बनाती हैं, इस नॉलेज को लेकर, पेलियोंटोलॉजी के नॉलेज को लेकर, टैक्सोनॉमी और बायोजियोग्राफी के नॉलेज को लेकर 1948 के अंदर एक न्यू थ्योरी बनाई गई। यानी मुख्तसर बात यह है कि डार्विन का काम और मेंडल का काम सामने रखते हुए और बाकी चीजों को सामने रखते हुए, यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पेलियोंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी और बायोजियोग्राफी, इनको इकट्ठा करके एक न्यू थ्योरी बनाई जाती है जिसका नाम है नियो डार्विनिज्म, या इसका नाम है द मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस। 1930 में इसके ऊपर काम किया जाता है, लेकिन इसको फाइनल पब्लिश कब किया जाता है? 1940 के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो मॉडर्न सिंथेसिस है इसने बहुत कायल किया है वर्कर्स को, साइंटिस्ट को, कि किस तरह से जेनेटिक्स वेरिएशंस आने की वजह से स्पीशीज का एक नया जो है नमूना सामने आता है। सो दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स,